हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन इफ एन आर्बिट्रेटर इज रिप्लेस अंडर सेक्शन 15? धारा 15 के तहत अगर मध्यस्थ को बदल दिया गया है तो क्या होता है ना। तो यहाँ पर जो होगा, न्यू आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड एज पर द सेम रूल एप्लीकेबल टू द रिप्लेस्ड आर्बिट्रेटर। तो नया अपॉइंट किया जाएगा आर्बिट्रेटर और उसी रूल के अकॉर्डिंग जो पहले वाला जो आर्बिट्रेटर था वैसे ही रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सेक्शन 15 में बोला है, व्हेन एन आर्बिट्रेटर मैंडेट it is terminated, a substitute arbitrator is appointed following the same rules that were applicable to the appointment of the replaced arbitrator. The tribunal may repeat the hearings of its discretion unless otherwise agreed by the parties. तो यहाँ पे जो फिर नया आर्बिट्रेटर होगा, जो उसका ट्राइब्यूनल होगा, वो पुनः सुनवाई कर सकता है ना, जब तक कि पार्टीज असहमत ना हो। Which of the following is not an interim measures that an arbitrator tribunal can order under section 17? मतलब इसमें से कौन सा इंटरिम रिलीफ नहीं है, इंटरिम मेजर नहीं है इनमें से जो सेक्शन 17 के तहत दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ग्रांटिंग डाइवोर्स इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, तो इस पर ट्राइब्यूनल काम नहीं कर सकता। वैवाहिक विवाद में तलाक प्रदान करना, ये कोई इंटरिम रिलीफ इसमें नहीं दिया जा सकता। तो क्या क्या दिया जा सकता है? प्रिजर्वेशन और सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड टू द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई सा भी गुड्स है उसके प्रिजर्वेशन या सेल से रिलेटेड कोई इंटरिम रिलीफ दिया जा सकता है। डिटेंशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसका निरोध निरीक्षण करने के लिए जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वो और रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है, ये सब दिया जा सकता है। तो सेक्शन 17, एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू ऑर्डर इंटरिम मेजर्स सिमिलर टू द सिविल कोड, जो सिविल कोड दे सकता है वैसे ही इंटरिम मेजर्स दे सकता है। इसके अंदर क्या क्या है? प्रिजर्वेशन, कस्टडी और सेल ऑफ डिस्प्यूटेड गुड्स, सिक्योरिंग डिस्प्यूटेड अमाउंट्स, डिटेंशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, ग्रांटिंग इंटरिम इंजंक्शंस एंड अपॉइंट रिसीवर, ये सब दिया जा सकता है। तो तलाक प्रदान करना जो आर्बिट्रेटर है उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि ये फैमिली कोर्ट के द्वारा डिसाइड होता है। नेक्स्ट है, व्हेन डज द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर टर्मिनेट्स अंडर सेक्शन 15 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, है ना। तो यहाँ पे जो मध्यस्थ है उसका कार्यकाल कब समाप्त होता है, ये पूछा गया है। तो व्हेन द आर्बिट्रेटर विड्रॉज, वो खुद विड्रॉ कर लेता है और एज पर द एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, और जो पार्टीज के जो एग्रीमेंट के जो पार्टीज है उन्होंने जो डिसाइड किया, अगर उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया तो इस आधार पर उनका उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 15 में ही ये बोला गया है। The mandate of an arbitrator terminates in two cases: if the arbitrator withdraws for any reason, उसने withdraw कर लिया किसी कारण से, और if the parties agree to remove him, अगर parties ने ही उसको हटाने के लिए decide कर लिया है। After termination, a new arbitrator is appointed as per the original appointment rules, और फिर नया अपॉइंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, what does section 16 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 states about an arbitral tribunal's jurisdiction? धारा 16 के अंतर्गत जो ये मध्यस्थ न्यायाधिकरण उसके क्षेत्राधिकार के बारे में क्या कहा गया है? तो the arbitral tribunal can rule on its own jurisdiction इंक्लूडिंग द वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने क्षेत्राधिकार और मध्यस्थता समझौते की वैधता पर निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो वो जो एग्रीमेंट के तहत ही जो उसका क्षेत्राधिकार है और मध्यस्थता जो समझौता है उसकी वैधता पर वो डिसाइड कर सकता है। सेक्शन 16 बोलता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार और मध्यस्थता समझौते की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार है। यदि मुख्य अनुबंध अमान्य घोषित किया जाता है तो भी मध्यस्थता धारा वैध बनी रहती है। मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो वैध नहीं है, अवैध हो गया है, पर उसका जो क्लॉज है आर्बिट्रेशन क्लॉज वो वैध रहेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जा सकते हैं आर्बिट्रेटर। व्हेन शुड अ पार्टी रेज अ प्ली दैट द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल लेक्स ज्यूरिडिक्शन, तो पक्षकार कब ऐसा प्ली ले सकते हैं, मतलब दलील दे सकते हैं कि जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है उसका क्षेत्राधिकार नहीं है, सुनवाई का उसको अधिकार नहीं है।
है ना। तो जब बिफोर द सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस ने अपना स्टेटमेंट दे दिया हो, लिखित कथन अगर डिफेंस ने दे दिया उसके पहले ये दलील दी जा सकती है। According to section 16 subsection 2, a plea challenging the arbitral tribunal's jurisdiction must be raised before the statement of defense is submitted. However, participating in the appointment of an arbitrator does not prevent a party from challenging jurisdiction later. पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बाद में क्षेत्राधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। What kind of interim measures can an arbitral tribunal order under section 17? तो किस टाइप के वो अंतरिम उपाय दे सकता है? तो एक तो हमने देखा था प्रिजर्वेशन कस्टडी सेल ऑफ डिस्प्यूटेड गुड्स, इंटरिम इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ आर द इंटरिम ऑर्डर्स ऑफ एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इन्फोर्स्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2? तो ये जो अंतरिम आदेश दिया जाएगा उसको कैसे लागू किया जाएगा? तो यहाँ पर एज अ कोर्ट ऑर्डर इन्फोर्सेबल अंडर द सीपीसी, जो सीपीसी में न्यायालय के आदेश को जिस तरीके से इन्फोर्स किया जाता है उसी तरीके से इसको भी इन्फोर्स किया जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज इन आर्बिट्रेशन? धारा 18 के अनुसार बोला गया है कि जो पक्षकार है उनके साथ व्यवहार करने का मूलभूत सिद्धांत क्या है, तो किस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ऑल पार्टीज शेल बी ट्रीटेड विथ इक्वलिटी, समानता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, एंड गिवन अ फुल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस, और उनकी केस को प्रेजेंट करने का पूरा अधिकार, मतलब पूरा उनको समय और अवसर दिया जाएगा। सेक्शन 18 बोलता है कि arbitration conciliation act mandates that both parties in arbitration must be treated equally. No party should be given an unfair advantage, किसी को भी unfair advantage नहीं मिलेगा। Each must have a full opportunity to present their argument, मतलब प्रत्येक पक्षकार को पूरा अवसर दिया जाएगा कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स दें, दलीलें प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, इज द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बाउंड बाय द सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट? मतलब जो आर्बिट्रेशन की जो ट्राइब्यूनल है वो क्या इन दोनों से बाध्य है? तो नो, इट इज नॉट बाउंड बाय दीज लॉज। वो अपनी प्रोसीजर बना सकता है, इस लॉ से वो बाउंड नहीं है। सेक्शन 19 बोलता है कि एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। द पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजरल रूल, पार्टीज ही उसकी प्रोसीजर बना सकते हैं, एंड मतलब फ्री है वो। इन एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट द ट्राइब्यूनल डिटरमाइन इट्स ओन प्रोसीजर, और अगर पार्टीज ने नहीं डिसाइड किया तो ट्रिब्यूनल जो है वो खुद डिसाइड कर सकती है, मतलब एग्रीमेंट में अगर कुछ डिसाइड नहीं किया गया तो ट्रिब्यूनल कर लेगी। अंडर सेक्शन 20, हु हैज द प्राइमरी अथॉरिटी टू डिसाइड द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन? तो किसके पास प्राथमिक अधिकार है मध्यस्थता की जगह तय करने के लिए? तो ये पार्टीज के ही पास होता है ना। तो द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, जो पार्टीज के पास होगा। सेक्शन 20 में बोला गया है, पार्टीज इन आर्बिट्रेशन हैव द फ्रीडम टू डिसाइड द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। पार्टीज के पास है ये राइट। पहले तो अगर वो फेल हो जाते हैं, है ना, मतलब एग्रीमेंट में उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो फिर ट्राइब्यूनल खुद डिसाइड कर सकती है, डिटरमाइन द प्लेस कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंस, और वो केस के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करे। नेक्स्ट है, व्हेन डू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कमेंस एज पर सेक्शन 21? है ना, अनुच्छेद 21 के अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही कब शुरू होती है? ठीक है, तो व्हेन द रिस्पोंडेंट रिसीव्स द रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन, तो प्रतिवादी को मध्यस्थता का अनुरोध प्राप्त होता है, तब से फिर इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। तो जब प्रतिवादी को मध्यस्थता का अनुरोध प्राप्त होता है तो मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू मानी जाती है, जब तक कि पक्षकारों के बीच कोई अन्य समझौता न हुआ हो। नेक्स्ट है, व्हाट डज सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 स्टेट्स रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग? इसकी लैंग्वेज क्या होगी? ये जो प्रोसीडिंग है इसकी लैंग्वेज के बारे में क्या बोला है? तो सबसे पहले तो पक्षकार के ही हाथ में है, तो द पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द लैंग्वेज। तो धारा 22 के अनुसार पक्षकार मध्यस्थता की भाषा तय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यदि कोई समझौता नहीं होता है तो फिर ट्राइब्यूनल खुद ही भाषा निर्धारित कर लेती है।
According to section 24 subsection 1 of the Arbitration and Conciliation Act, what is the general rule regarding oral hearing in arbitration? तो मौखिक सुनवाई के बारे में क्या रूल्स है? धारा 24 में कहा गया है, तो the tribunal has the discretion to decide if oral hearing are necessary. अगर लगता है ट्राइब्यूनल को कि मौखिक सुनवाई होना बहुत जरूरी है, तो वो अपने निर्णय जो विवेक के अनुसार निर्णय ले सकता है। धारा 24 बोलता है मध्यस्थ न्यायाधिकरण को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि क्या मौखिक सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए, चाहे वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए हो या मौखिक बहस के लिए। न्यायाधिकरण दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों के आधार पर कार्यवाही कर सकता है जब तक कि पक्षकार इसके विपरीत सहमत न हो। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टीज बिफोर एनी हियरिंग और मीटिंग ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण है उसकी अगर सुनवाई या बैठक हो रही है तो उसके पहले पक्षों को क्या दिया जाना चाहिए, तो सफिशिएंट एडवांस नोटिस देना चाहिए हियरिंग के लिए या मीटिंग के लिए। ठीक है, तो धारा 24 बोलता है कि पार्टीज मस्ट बी गिवन सफिशिएंट एडवांस नोटिस ऑफ एनी हियरिंग और मीटिंग related to arbitration and including meeting for document inspection or examination of goods। मतलब मीटिंग कब होने वाली है इसके बारे में आर्बिट्रेशन के लिए, और जिसमें डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स के बारे में भी एडवांस में नोटिस दिया जाएगा। एज पर सेक्शन 25 व्हाट हैपन इफ द क्लेमेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। मतलब जो दावा करने वाला है, अपने वादी जो है अपने दावा याचिका कम्युनिकेट करने में फेल रहता है, तो क्या होगा? ठीक है, तो कार्रवाई समाप्त हो जाए। द प्रोसीडिंग विल बी टर्मिनेटेड, तो कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी। धारा 25(a) के अनुसार यदि वादी अपनी दावा याचिका संप्रेषित करने में विफल रहता है तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को कार्रवाई समाप्त करनी होती है। अंडर सेक्शन 26 इफ अ पार्टी फेल्स टू अपीयर एट एन ओरल हियरिंग और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हाट कैन द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डू। मतलब अगर पार्टी अपनी मौखिक सुनवाई में उपस्थित नहीं होती या दस्तावेज मांगा है और वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करती है तो फिर क्या होगा? तो ट्राइब्यूनल में कंटिन्यू द प्रोसीडिंग एंड मेक एन अवार्ड बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस। तो अगर कोई पार्टी नहीं दे रही है तो उसके पास जितने अवेलेबल है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग वो उस पर डिसीजन अवार्ड दे सकती है। ठीक है, न्यायाधिकरण कार्रवाई जारी रख सकता है और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अवार्ड दे सकता है। यदि पंचाट यदि कोई पक्षकार सुनवाई में उपस्थित नहीं होता या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्रवाई जारी रख सकता है और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अवार्ड दे सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 व्हेन इज एन एक्सपर्ट ओपिनियन expert appointed by the arbitral tribunal required to participate in the oral hearing। तो ये पूछा गया है कि जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है उसके ओरल हियरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सपर्ट कब अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आफ्टर डिलीवरिंग हिज रिटन रिपोर्ट, अपने लिखित रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद। तो विशेषज्ञ एक बार अपनी लिखित या मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मौखिक सुनवाई में भाग लेने के लिए बाध्य होता है यदि पक्षकार ऐसा अनुरोध करते हैं या मध्यस्थ न्यायाधिकरण इसे आवश्यक मानता है। ठीक है, मतलब जो एक्सपर्ट से कोई जांच वांच करवाई है तो उसने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है उसके बाद ही उसको हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है, उसके पहले उससे क्वेश्चन आंसरिंग करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 27 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंतर्गत कौन कौन कोर्ट से सबूत लेने में मदद के लिए आवेदन कर सकता है। तो हु कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट इन टेकिंग एविडेंस। तो किससे मांगा जा सकता है? तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर किसी पार्टी जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की अनुमति के साथ हो। तो द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और अ पार्टी विद द अप्रूवल ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस। This provision helps the arbitral tribunal collect necessary evidence when it needs assistance from the court. नेक्स्ट है सेक्शन 28 के अंतर्गत भारत में स्थित आर्बिट्रेशन में विवाद का निर्णय किस कानून के अनुसार होता है। तो द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में लोकेटेड, डिसाइड अकॉर्डिंग टू विच लॉ। तो वो जो भी इंडिया में लागू ऐसे प्रमुख कानून है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इफ द आर्बिट्रेशन इज लोकेटेड इन इंडिया the arbitral tribunal must decide the dispute in accordance with the applicable substantive law of India।
According to section 29, when there is more than one arbitration in the arbitral tribunal, arbitrator in the arbitral tribunal, how it is the decision taken? तो यहाँ पे मेजोरिटी से, बहुमत से निर्णय लिया जाता है ना. अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर हैं तो यहाँ पे बहुमत, मल्टीपल आर्बिट्रेटर है तो यहाँ पर डिसीजन जो होगा मेजोरिटी से होगा, अनलेस द पार्टी एग्रीज अदरवाइज. सेक्शन 28 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन में विवाद का निर्णय कैसे किया जाता है? मतलब जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है वहां पर कैसे होगा? तो पार्टियों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए कानून के अनुसार. तो मतलब यहाँ पर एग्रीमेंट में ही पार्टीज डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन से कानून यहाँ पे लागू होंगे. तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, द डिस्प्यूट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ डेजिग्नेटेड बाय द पार्टीज. ठीक है. सेक्शन 28(1)(b) में ये बोला गया कि पार्टीज ही डिसाइड कर लेगी कि कौन से लॉ लगना है. What is the provision under section 27 if a person fail to appear as a witness? अगर जो पर्सन है उसको विटनेस के रूप में अपियर होना था वो फेल हो जाता है तो क्या यहाँ पर परिणाम होंगे? तो वह व्यक्ति उसी प्रकार की दंडात्मक सजा का सामना करेगा जैसा कोर्ट के समक्ष होता है. ठीक है. तो धारा 27(5) के अनुसार यदि कोई गवाह उपस्थित नहीं होता है या कोई अन्य विफलता करता है तो उसे कोर्ट द्वारा वही दंड भुगतना पड़ेगा जो कोर्ट में मुकदमे के दौरान होता है. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.